सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा का विवेचन करेंगे। कहानी के 6 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु या कथानक, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद या कथोकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। हम सबसे पहले कहानी का पहला तत्व कथानक या कथावस्तु के बारे में पढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है एवं तत्कालीन सामाजिक व्यवहार का चित्रण प्रस्तुत करती है। मनुष्य के जीवन संयोगों का जिस प्रकार महत्व होता है, वैसे ही ये कहानी भी सुदृढ़ संयोग रूपी स्तंभों पर टिकी हुई है। पहला संयोग अमृतसर की भीड़ भरी गली के एक दुकान में नायक नायिका का परस्पर मिलन एवं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना है। दूसरा संयोग उस समय घटित होता है जब लहना सिंह युद्ध क्षेत्र में मोर्चा संभालने जा रहा है और सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि सूबेदारनी उसे जानती है एवं उसे बुला रही है। वह संयोग से कहानी के आगे का घटनाक्रम नियोजित होता है। यदि सूबेदारनी से बिना मिले ही लहना सिंह मोर्चे पर चला जाता तो ये कहानी नहीं बनती। प्रारंभ में हम देखते हैं कि बालक लहना सिंह का अमृतसर के भरे बाजार में एक बालिका से परिचय होता है। वह उसे एक तांगे के नीचे आने से बचा लेता है। इस घटना से उस बालिका का विश्वास बढ़ता है और वह उसके प्रति आकर्षित हो उठती है। लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार उस बालिका के घर वाले उसकी सगाई कर देते हैं। बालक जब उससे विनोद भावपूर्ण पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वह कहती है, हाँ, देखता नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू। बालक लैना सिंह इस सूचना को सुनकर उद्विग्न एवं व्याकुल हो उठता है। उपयुक्त जो कथानक है से तत्कालीन समाज में चले बाल विवाह के रिवाज का पता चलता है। बालक लहना सिंह 12 वर्ष की अवस्था में भी ये जानता है कि प्रेमिका को विधिवत प्राप्त करने के लिए पहले उसे उसके साथ कुड़माई की प्रथा निभाई जाती है। बालिका की कुड़माई हो जाने की बात सुनकर लहना सिंह इतना व्याकुल हो जाता है कि उसे रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं वह घर पहुंचा। इस प्रकार की प्रणयी व्रति का धनी लहना सिंह आगे 25 वर्ष तक एकाकी कैसे रह गया, ये गुलेरी जी हमें नहीं बताते, क्योंकि जीवन का सांगोपांग वर्णन उपन्यास में होता है। कहानी में केवल जीवन के श्रेष्ठतम सौंदर्य अंशों को ही उभारा जाता है। वीर सिख जाति के अधिकतर युवक सेना में भर्ती होते थे। लैना भी एक वीर सैनिक है। सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को बहादुरी का खिताब दिया है, लॉयलपुर में जमीन दी है। अब वे दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध जंग लड़ने जा रहे हैं। तभी उसकी प्रथम प्रेयसी बालिका सूबेदारनी के रूप में उसे बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे पति और पुत्र को उसी प्रकार बचाना जैसे मुझे एक बार बिगड़े हुए घोड़े से बचाया था। ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। लैना सिंह के प्रति सूबेदारनी का अटूट विश्वास इसी कहानी के सौंदर्य को द्विगुणित कर देता है। अब हम कहानी का दूसरा तत्व चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। यद्यपि यह कहानी चरित्र प्रधान कहानियों की श्रेणी में नहीं आती, फिर भी गुलेरी जी की वस्तु संयोजन इस प्रकार का है कि इसमें जमादार लैना सिंह के व्यक्तित्व का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक रेखांकन बड़ी कुशलता के साथ हो गया है। लैला सिंह का बचपन का निर्दोष प्रेम कालांतर में पल्वित होकर और पुष्पित होकर अपनी प्रिया की मनोकामना पूरी करने के लिए आत्मोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है। बचपन का ये मूक अव्यक्त प्रेम इतना शक्तिशाली होता है कि
अणु भी उतना विस्फोटक नहीं होता। प्रेम की इस परिधि में आबद्ध व्यक्ति अपनी प्रिया की कामना पूरी करने के लिए अपने अस्तित्व को मिटाकर आत्मोत्सर्ग करने में ही परम संतोष का अनुभव करता है। आत्म बलिदान करके ही लैला सिंह को ये परम संतोष है कि उसने जो कुछ कहा था वह मैंने कर दिया। ये संतोष लैला सिंह को है। प्रेम निष्ठा के साथ साथ पावन कर्तव्य बोध की भावना लैला सिंह के व्यक्तित्व को अमर बना देती है और वह हिंदी कहानी साहित्य का अविस्मरणीय व्यक्ति बन जाता है। लैला सिंह के व्यक्तित्व में एक मौन गंभीरता एवं दृढ़ निश्चयत्व के साथ साथ शांत एवं मूक आत्म बलिदान की भावना का जिस सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रांकन किया गया वह गुलेरी जी के चरित्र चित्रण के कौशल को प्रकट करता है। साथ साथ शांत एवं मूक आत्म बलिदान की भावना का जिस मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रांकन किया गया वह गुलेरी जी के चरित्र चित्रण को प्रकट करता है। सूबेदार हजारा सिंह का चरित्र चित्रण भी बहुत कुशलता से किया गया है। उसमें वीरता, धीरता और निर्भयता आदि गुण विद्यमान हैं। अब हम कहानी का तीसरा तत्व संवाद के बारे में पढ़ेंगे। संवाद यानी कथोपकथन। उसने कहा था कहानी के संवादों में यथार्थ परक व्यवहारिकता का गुण यथोचित रूप में समाविष्ट है। इसी कारण कहानी अत्यंत सजीव संवेदनापूर्ण बन गई है। संवाद पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल है। संवादों में कृत्रिमता का निरंतर अभाव है। कहानी के संवाद अपनी संक्षिप्तता, रोचकता एवं सजीवता के कारण कहानी के प्राण स्वरूप हैं। संक्षिप्तता के कारण वार्तालाप के प्रवाह में बाधा उत्पन्न नहीं होती और कहानी की रोचकता बनी रहती है। अब हम कहानी का अगला तत्व वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। देश काल और वातावरण। ये जो कहानी है ये उसने कहा था कहानी का में प्रारंभ में ही अमृतसर के बम्बू काट चलाने वालों की शिष्टता का चित्रित वर्णन प्रस्तुत हुआ है। ये वर्णन जितना सजीव एवं मार्मिक है उतना यथार्थ भी है। कहानी में युद्ध भूमि का यथार्थ एवं रोचक वर्णन भी प्रस्तुत हुआ है। युद्ध भूमि के वर्णन से उसका यथार्थ चित्र आंखों के सामने आ जाता है। आधुनिक युग में युद्ध की शैली पुरानी शैली से भिन्न है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लैला सिंह कहता है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है, राम राम ये भी कोई लड़ाई है। रात दिन खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर के पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के सारे खंदक हिल जाती है, पूरी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। कहानी के अंत का वातावरण बड़ा मार्मिक है। घायल लैला सिंह वजीरा सिंह की गोद में सिर रखकर लेटा है। स्वैपन जल रहा है। उसके मुंह से निकला एक शब्द वातावरण को गंभीर बना रहा है। बचपन की स्मृति आती है और सूबेदारनी रोते हुए क्या भिक्षा मांगी ये स्मृति में आ रहा है। वजीरा सिंह ये सब देखकर रो रहा है। यहाँ पाठक भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। अस्तु वातावरण चित्रण की दृष्टि से कहानी बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है। अब कहानी की अगली विशेषता है भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल है। आंचलिक शब्दों का जैसे बादशाह, सालू, बर्रा, ओबरी आदि का प्रयोग अधिक हुआ है। कहीं कहीं उर्दू और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में मिल जाता है, जैसे कायामत, छय आदि। भाषा में मुहावरों का सहज रूप से प्रयोग हुआ है। कान पक गए, जीभ चलाना, कान के पर्दे फाड़ना, पलक न झपी आदि मुहावरे भाषा में इस तरह आ गए हैं जैसे मोतियों की माला में मणियाँ पिरो दी गई हो। शैली में कथोपकथन की प्रधानता है। कहानी का आरंभ ही लड़के लड़की के कथोपकथन से होता है। मध्य में जर्मन, लप्टन, सूबेदार हजारा सिंह और लैला सिंह के कथोपकथन है। सबसे बड़ी विशेषता है कि वे छोटे और आकर्षक कथोपकथन हैं।
बिल्कुल छोटे हैं और आकर्षक हैं। इसकी जो भाषा शैली है वो सजीव है, स्वाभाविक है, पात्रों के अनुकूल है। गुलेरी जी की भाषा शैली में मुहावरों का कुशल प्रयोग उसकी भाषा के सौंदर्य एवं प्रभाव को बिल्कुल द्विगुणित कर देता है और उसमें व्यंजना का बल मिलता है। जबान के कोड़ों से पीठ छीलना, बोली का महरम लगाना, सब्र का समुद्र उमड़ना, नानी के निकट संबंध स्थिर करना, तरस खाना, नाक की सीध में चले जाना, जबान का मीठी छुरी की तरह महीना मार करना, अंधे की उपाधि पाना, फल और दूध की वर्षा करना, पलक न झपना, संशय देखते ही मुंह फाड़ देना, दूर की सोचना, हड्डियों में जाड़े का धस जाना, उदासी के बादल फटना, सिपाहियों का ताज़ा हो जाना, सन्नाटा छा जाना, रोम रोम में तार दौड़ना, माथा ठनकनाना, कयामत आना, आँख लगने देना, पत्ता तक न खड़कना आदि मुहावरों का प्रयोग इस कहानी में हुआ है। इस तरह ये सिद्ध होता है कि गुलेरी जी की भाषा जीवंत एवं समय तथा पात्रों के अनुकूल है। यह उनकी भाषा शैली की ही क्षमता है जिसके कारण उनकी कहानी को अगाध लोकप्रियता हासिल हुई है। अब कहानी का अंतिम तत्व जो है उद्देश्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में अधिकांश तत्कालीन कहानियाँ आदर्शवादी ही हैं और उनका उद्देश्य समाज में सुधार लाना है। इनके लेखक साहित्य के लिए सिद्धांत को न मानकर साहित्य जीवन के लिए सिद्धांत को अनुमोदन करते हैं। उसने कहा था जो कहानी है इस तीसरे विभाजन से अपना संबंध रखती है। इस कहानी के प्रारंभ में ही अमृतसर के बाजार का यथार्थ चित्रण है। जीवन के यथार्थों में संयोग का बड़ा महत्व रहता है। संयोग से नायक नायिका एक जगह टकराते हैं और एक विशद भावात्मक कहानी का सूत्रपात होता है। इस कहानी में लेखक ने व्यक्ति, वर्ग एवं समाज तीनों धरातलों पर उच्चतम आदर्शों की स्थापना की है। नीति, सदाचार एवं सामाजिक मानवीय रीतियों को पूर्णतः निभाया गया है। जीवन के यथार्थ को पूर्णतः निभाते हुए प्रेम एवं कर्तव्य की बलिवेदी पर आत्मोत्सर्ग के आदर्श की स्थापना की गई है। नारी के उदात्त एवं गहन प्रेम एवं उसके अटूट विश्वास को दिखाया गया है। सूबेदार ने उस घटना का विस्मरण नहीं कर पाती जब लैला सिंह ने अपनी जान की परवाह न कर उसे एक बिगड़े हुए घोड़े के सामने पड़ जाने से बचाया था। इस कार्य को करने के लिए वह स्वयं घोड़े के सामने आ गया था और अपनी बालिका प्रेमिका को दुकान के तख्ते पर खड़ी कर दिया था। यहीं से लैला सिंह के जीवन का सौउद्देश्यता का सूत्रपात होता है और भी बहुत सी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन फिर भी 25 वर्ष का अंतराल बीत जाता है और जिससे वे दोनों संपर्क में नहीं रहते हैं, लेकिन लैला सिंह एवं सूबेदारनी दोनों ही अपने प्रथम प्रेम का विस्मरण नहीं कर पाते। इसलिए इस कहानी में यथार्थवाद की पृष्ठभूमि पर सुरुचि की चरम मर्यादा के अंतर्गत भावुकता का जो चरमोत्कर्ष अंकित किया गया है वह इस कहानी की अभूतपूर्व देन है। साथ ही आदर्श के एक बिंदु में परिचालित होकर भी ये कहानी यथार्थ की व्यापक विस्तार में फैली हुई है, जिसमें आदर्श और यथार्थ का भी मणिकांचन योग हुआ है और इसमें उदात्त चरित्र एवं मानवीय संवेदना की गहनता के साथ साथ यथार्थ और आदर्श का जो सजीव सम्मिश्रण हुआ है वैसा तत्कालीन कहानियों में अन्यत्र मिलना सर्वथा दुर्लभ है। इसलिए सुधी विद्वानों के मतानुसार उसने कहा था कहानी का उद्देश्य यथार्थ जीवन के चित्रण के माध्यम से उदात्त आदर्श को कार्यान्वित करके दिखाना है, जिसमें लेखक को संपूर्ण सफलता मिली हुई है। इस तरह से हमने कहानी की तात्विक समीक्षा कर ली है।